तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विथ प्रिंस में। तो आज हम कक्षा 9 के गणित के प्रश्नावली 1.2 को बहुत आसानी से हल करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन जो कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, अगर कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें अपरिमेय संख्या के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम जानते हैं जो वास्तविक संख्या होती है उसके दो भाग होते हैं। जो चलिए लिख के समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्या। तो जैसे हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती है उसके दो भाग होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान लिए थे, एक्सरसाइज 1.1 में। क्यू परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग को अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है। भी वास्तविक संख्या होती हैं उसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, मतलब कि या फिर ये कह सकते हैं कि जो संख्या रेखा होती है उस पर हम लोग वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। मतलब कि परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ बीच में 0 हो गया तो दाहिने तरफ धनात्मक होता है, तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 और ऐसे इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक आगे संख्या रेखा बढ़ती रहेगी आगे। ये जो भी है ये इनको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। ये होता है वास्तविक संख्या। तो अभी अगर वास्तविक संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, मान लीजिए ये सब तो परिमेय संख्या, इन सबको तो हम लोग बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं, 2 है 2/1 लिख सकते हैं, -4 है -4/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो जो अपरिमेय संख्या होती है इसके कई सारे रूप होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। रूप में कई सारे प्रकार होते हैं। तो पहला होता है अभाज्य संख्या के अंडर रूट और दूसरा होता है प्रसार, अशांत, अनावर्ती। अब जैसे अभाज्य संख्या में जो अंडर रूट होता है, अगर कोई अभाज्य संख्या है इसका मतलब होता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे इसका उदाहरण है कि √2, √3, √5, ये अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य दो जो है वो केवल अभाज्य संख्या क्या होता है जो खुद से ही केवल डिवाइड हो और किसी एक से और खुद से, और बाकी किसी और से भाजित ना हो, मतलब इसका भाग किसी और से ना जाए। दो है ये केवल एक से कटेगा और दो से कटेगा, ये अभाज्य है। तीसरा 3 जो है ये भी अभाज्य, केवल 3 से कटेगा और एक से कटेगा। 5 जो है वो भी केवल 5 से कटेगा और एक से ही कटेगा। तो इसके ऊपर अगर अंडर रूट लगा हो तो वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक। और दूसरा जो कह रहा है कि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, मतलब इसका उदाहरण हो जाएगा 1 दशमलव, जैसे 0 1 0 2 0 0 1 फिर 0 2 ऐसे बढ़ता जाए। ठीक, मतलब कि जो रिपीट होता रहे तो वो भी अपरिमेय संख्या में आएगा। और तीसरा जो होता है इसका एक और वो होता है पाई। ठीक, इसको लेकर बच्चे अधिकतर कन्फ्यूजन में होते हैं कि यह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। परंतु अगर पाई लिखा है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर वहीं 22/7 लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो 22/7 है, मतलब p/q के रूप में लिखा गया है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर वही पाई लिखा गया है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये 22/7 यहाँ नहीं रहेगा, ये तो बस हम आप लोग को समझाएं। तो ये जो पाई होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन वही अगर 22/7 लिख दिया जाए, दोबारा बताना आप लोग को, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है, पहले का पहला, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन आप लोग बताइए कि सत्य है या फिर असत्य है। पहला का हल अगर करते हैं तो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी बताया हूँ कि परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या का ही रूप है।
तो यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो हम हल में लिखेंगे कि यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप बताइए सत्य कथन है या असत्य कथन है? ये कथन तो असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सभी संख्या अंडर रूट m के रूप की होती हैं। अब अगर मान लीजिए हम संख्या रेखा बनाएं तो ये हम बना दिए संख्या रेखा और यहाँ बीच में कर दिए 0। ठीक, इधर हो गया +1 2 3 यहाँ 4 और ऐसे यहाँ इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस के। ठीक, तो अगर हमें दर्शाना है मान लीजिए 1/2, तो 1/2 दर्शाना है तो हम यहाँ दर्शा सकते हैं। 0 और 1 के बीच में तो 1/2 आएगा। ठीक, तो हम 0 और 1 के बीच में 1/2 को दर्शा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो केवल अंडर रूट के फॉर्म में होती हैं। जैसे कि मान लीजिए √2 √3 √4 मान लीजिए 7। क्वेश्चन कर कि केवल जो होता है वो केवल अंडर रूट के ही फॉर्म में होता है। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो केवल अंडर रूट के फॉर्म में होती हैं। ये तो गलत है, ऐसा तो होता नहीं है केवल कि अंडर रूट के फॉर्म में ही हो। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका तीसरा पार्ट कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये गलत है कि सही है? अभी बताया हूँ कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो इसलिए इसके भी हल में लिख देंगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये जो हम लोग पहला में लिखे हैं ना बस वही लिख देंगे। ये जो पहले वाले हल में लिखे हैं कि यह कथन सत्य है, बस इस सत्य की जगह पे लिख देंगे असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। तो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, क्वेश्चन में कह दिया यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ करेंगे हल। ठीक, ये क्वेश्चन में पहले ही कह दे रहा है कि यदि नहीं मतलब कि नहीं होता है। ये तो वो क्वेश्चन ही क्लियर कर दिया कि ऐसा होता नहीं है। तो कह रहा है कि अगर ऐसी संख्या नहीं होता है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे पहले नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक, अब कह रहा है नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण हम दे देते हैं, यहाँ लिख देंगे उदाहरण। ठीक, अब जैसे √4 हो गया, ये 2 हो जाएगा। इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं जो कि किसके फॉर्म का है? P/Q का फॉर्म का है। और ये भी देख लीजिए कि ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक,
तो हम कह सकते हैं कि कुछ संख्या परिमेय होती हैं, लेकिन कुछ संख्या अपरिमेय भी होती हैं। जैसे अगर हम लिखें तो √2 जो है वो अपरिमेय हो जाएगा। अगर हम √2 को लिखें तो वो अपरिमेय हो जाएगा, और वहीं √3 को लिखें ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन वहीं √4 लिख दें तो जैसे आप लोग देखें ये हो जाएगा परिमेय। ठीक, √5 लिखें तो ये अपरिमेय हो जाएगा। √7 अपरिमेय। अगर वहीं 9 लिख दे तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, और 3। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो √5 हो, √2 हो, √3 हो, सभी को एक ही प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ किनारे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये नीचे वाला जो होता है ये आधार होता है, और ये ऊपर का इसको लंब, ये जो खड़ा लाइन होता है 90 डिग्री पर ये लंब होता है, और जो इन दोनों लाइन को मिलाता है वो कर्ण होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का अंश बनता है। ये हो गया आधार, ये होता है कर्ण, और ये होता है लंब। ठीक, तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार प्लस लंब के स्क्वायर के। तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो लाइन आप लोग देखिएगा सीधा रहे। संख्या रेखा बनाने के लिए हम लाइन खींचेंगे एक, और 2-2 सेंटीमीटर को हम लोग एक एक यूनिट लेंगे। एक यूनिट यहाँ, एक यूनिट यहाँ, यहाँ, और फिर यहाँ। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। ये 1 2 3, और ये आगे ऐसे संख्या रेखा बढ़ता रहेगा, और इधर भी होता रहेगा। ठीक, और यहाँ कह रहा है कि √5 को निरूपित करना है। तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं, 5 हो जाएगा। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा कि 2 1 लेना, 1 यूनिट 2 रहेगा, और 1 यूनिट 1 रहेगा। तो यहाँ पे इसको 1 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से एक लाइन ऊपर खींचेंगे 90 डिग्री का। हम उसके लिए चंदा का प्रयोग करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो ये जो इसका बीच वाला लाइन है इसको हम यहाँ 2 पे रखेंगे, और ये जो लाइन है इधर वाला इसको संख्या रेखा वाली लाइन को पैरेलल रखेंगे एकदम उसके ऊपर चढ़ा के। और यहाँ से देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ये यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, और एक यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए। ठीक, और अब इसको लाइन खींच लीजिए। 90 डिग्री का बन गया। और आप लोग इसको कंपास से भी बना सकते हैं। यहाँ से एक लाइन हो गया, इधर से तो 2 यूनिट लिया गया था, 1 और 1 2, इधर से 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ से 1 यूनिट अब ले लेंगे। हम लोग 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिए थे, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। और अब 0 से और यहाँ तक इसको लाइन मिला देंगे। हो गया। तो ये नीचे वाला हो गया 2, ये ऊपर का 1, और ये हो गया √5। लेकिन ये तो इधर आया √5, और हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम लोग कंपास का प्रयोग करेंगे, और यहाँ 0 से लेके यहाँ तक का हम लोग नाप लेंगे। ठीक, और यहीं से ऐसे बढ़ा देंगे आगे।
यहाँ तक हो गया। ये पेंसिल से थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसको हम पेन से कर देते हैं। यहाँ पे हो गया √5, यहाँ पे आ गया। तो √5 का जो वैल्यू होता है वो 2.236 होता है। 2 से अधिक है 2.236 होता है और 3 से कम है। ये इस तरह से हम लोग का √5 को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। तो जल्दी चलते हैं चौथा प्रश्न पे। कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप। वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। इसी तरह प्रकार से मतलब √2 √3 √4 इसी को स्पाइरल के रूप में बनाना है। तो स्पाइरल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और 0 पे रखेंगे इसको। अब 2-2 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेके हम एक लाइन बना लेंगे। स्पाइरल हमें बनाना है। सबसे पहले √2 बनाने के लिए एक यहाँ पे ले लेंगे और एक यहाँ पे लेंगे, क्योंकि सबसे पहले √2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा। तो अब लाइन के स्टार्टिंग वाले पॉइंट को O नाम दे देते हैं और पहले वाले पॉइंट को P1 नाम दे देते हैं। और अब हम यहीं से √2 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट लिए थे, तो 2 वाले लाइन को जो है उस लाइन को ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप चांदा का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको लाइन बनाने के लिए, जहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। तो अब हम इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो हमारा कर्ड बन जाएगा, जो कि ये 1 यूनिट था और ये 1 यूनिट था, तो ये √2 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से। और ये 90 डिग्री है। मैंने यहाँ पे P1 पॉइंट लिया था, यहाँ पे P2 ले लूँगा और अब फिर से 1 यूनिट और लिया जाएगा पॉइंट P3 बनाने के लिए। 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर 90 डिग्री पर हम खींच देंगे। ये जो स्केल है 0 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर हमने 1 यूनिट कंसिडर किया था, तो 1 यूनिट और बढ़ा लेंगे 2 सेंटीमीटर का गैप लेके, और 90 डिग्री पर होना चाहिए। आपको फिर कह रहा हूँ कि आप चांदा का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंट P3 दे दिया जाएगा और ये भी 1 यूनिट है। तो इसको जब O से मिलाया जाएगा तो ये जो कर्ड बनेगा वो √3 के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। अब √4 बनाना है, फिर से वही काम करना है। अब P3 पे रखेंगे और फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 यूनिट फिर बढ़ा लेंगे 2 सेंटीमीटर। लाइन को उस लाइन के ऊपर ही रखना है, तब 90 डिग्री का आराम से बन जाएगा एंगल। और फिर बढ़ा लेंगे और यहाँ पे पॉइंट P3 तक लाएंगे और वो P4 बन जाएगा। और फिर उसको O पे ला के मिला देंगे। 1 यूनिट ये था और ये √3 था, तो जब उसको मिलाएंगे तो √4 बन जाएगा। O से जब मिला देंगे उसको तो √4 बन जाएगा। इसी तरह से आगे हम करते रहेंगे। ये P4 हो जाएगा और कितना भी बनाना हो इसी तरह हम आगे करते रहेंगे। और P5 बनाना है, फिर बढ़ा लेंगे और आगे। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। तो आप लोग पढ़ाई तब तक करते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ विथ प्रिंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।